आज एक बड़ा सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं और सवाल बड़ा स्पष्ट सा और सीधा है। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर पूरे देश में गनगनाहट है। न जाने कितने ऐड कैंपेन हैं और न जाने किस किस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को स्वच्छ रखना हर हिंदुस्तानी का पहला धर्म है। गंगा की सफाई को लेकर न जाने कितनी बार बातें होती रही हैं और पिछले 4 साल में मौजूदा सरकार ने तकरीबन 26 से 40 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ इसलिए ताकि गंगा को साफ और निर्मल रखा जा सके। लेकिन आइए अब आपको यह खबर दिखाते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको यह बात सोचनी पड़ेगी कि क्या बुनियादी तौर पर हम हिंदुस्तानी गंदगी प्रेमी लोग हैं। जी हां, क्या हमें गंदगी पसंद है? क्या हमें गंदा रहना अच्छा लगता है? और अगर नहीं लगता है तो आखिरकार हम ये क्यों करते हैं जो हम रोज देख रहे हैं। हम सबों ने देखा कि किस तरह से वाराणसी के यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो निकले थे। गंगा की यात्रा हो रही थी, उसकी तस्वीरें न्यूज नेशन ने आपको क्वेश्चन आवर में प्रखरता से सामने दिखाई। लेकिन जिस तरीके से काशी के घाट को सजाया गया था, संवारा गया था, क्या ठीक उसी तरीके से आज उसे रखा गया है? हम आपको दिखाने जा रही हैं तस्वीरें जिसे देखकर आप कहेंगे कि अगर गंगा को इतनी ही मैली करना था तो आखिरकार प्रशासन ने कोई कार्रवाई की क्यों नहीं? क्यों हुई वहां पर सैर? फूल जो लगाए गए थे सजावट के लिए गंगा में फेंक दिए गए। गंगा में पानी में बदबू आ रही थी तो वहां पर इत्र लगा दिया गया 300 लीटर। उसके साथ साथ न जाने क्या क्या किया गया है गंगा में, और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि जो स्थानीय प्रशासनिक अमला है उसे समझ में नहीं आता कि सफाई नाम की कोई चीज होती भी है। क्या करे प्रधानमंत्री, खुद झाड़ू लेकर पूरे देश में झाड़ू मारते रहे। जिस वक्त पीएम मोदी मैक्रो को बोट की सैर करा रहे थे, उस दौरान भी ऐसा लगा कि गंगा पहले से साफ हो चुकी है। लेकिन एक दिन बाद जो तस्वीरें आई उसने गंगा की सफाई के इरादे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर एक दिन पुरानी है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी काशी के दौरे पर आए थे। आप देख सकते हैं कि काशी के घाट किस तरह चमक रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर अगले दिन यानी मंगलवार की है, जहां चारों तरफ गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। फूल मालाएं हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। गंगा का पानी मैला नजर आ रहा है। एक दिन के लिए बनारस कितना बदल गया था, ये फ्रांस के राष्ट्रपति के आगमन पर नजर आया। यही 80 घाट और यही गंगा का किनारा पूरी तरह से साफ, स्वच्छ और एक अलग ही तरीके से पूरे विश्व को दिखाई दिया। पर अब जब वीआईपी चले गए हैं तो बनारस की तस्वीर फिर पहले की तरह हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आवारा पशु हैं वो बनारस के गंगा घाट के किनारे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गंदगी भी यहाँ पर चारों तरफ नजर आ रही है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि गंगा के घाटों के किनारे कई क्विंटल फूल पड़े हैं। उन्हें ना तो किसी ने साफ किया है और ना ही किसी ने साफ करने की जहमत उठाई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि विदेशी मेहमान को गंगा के पानी से बदबू ना आए, इसके लिए गंगा के पानी में 300 लीटर खुशबूदार इत्र डाला गया। गंगा मैया में पानी पूरा आजमन योग्य नहीं है, पानी महक रहा है। कल हम लोग पता लगा कि यहाँ पर सेंट डाले गए हैं और पानी के अंदर कई 300 लीटर पानी में पूरे सेंट डाले गए हैं ताकि महक जो है हमारे बाहर के जो राष्ट्रपति आ रहे हैं उनको ये इसकी दुर्गंध न पता चले। हालांकि बीजेपी और प्रशासन कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर रहा है। उन्हें आज की गंगा पहले से बेहतर नजर आ रही है। नहीं, देखिए इत्र वाली बात मैं नहीं समझता हूँ कहीं से है। हाँ, स्वच्छता अभियान गंगा को लेकर ये सरकार एकदम सजग है और पहले से ही गंगा साफ काफ़ी हो चुकी हैं और आज भी गंगा साफ हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर गंगा के घाटों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर स्थानीय प्रशासन ने घाटों की सफाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया? एक दिन पहले हुए कार्यक्रम में इस्तेमाल फूलों को वहां से किसी ने क्यों नहीं हटाया? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी मानसिकता के साथ गंगा के स्वच्छ होने का सपना साकार हो सकेगा? वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन ने गंगा की ये तस्वीरें अभी आपके सामने प्रदर्शित की और हम बस इतना पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, भाई तस्वीरें तो झूठ बोलती नहीं है, आपके अधिकारी झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों झूठे हैं आपके अधिकारी? यह मक्कारता नहीं है तो और क्या है भाई? आप किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? बेवकूफ नहीं बना रहे तो आखिरकार क्या हो रहा है? हम आपको दिखाना चाहते हैं कैसे गंगा की सफाई के नाम पर
केंद्र सरकार ने लगातार पैसे बहाए हैं पानी की तरह। आप देखिए सीएजी की रिपोर्ट है जिसने कहा है कि 2018 तक गंगा को स्वच्छ करने का टारगेट केंद्र सरकार ने रखा था, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? अब 15 अप्रैल से मार्च 17 के बीच में, माफ कीजिएगा, साल 2015 से लेकर साल 2017 के बीच में 6,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए खर्च करने के लिए ताकि गंगा साफ की जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरकार अपनी इस योजना का पैसा खर्च ही नहीं कर पाई और घाट की वही तस्वीर है जो अभी आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। जी हां, आप जानकर अचरज में रहेंगे कि शायद सिर्फ 1/4 पैसा ही खर्च हो पाया है, 25% ये रकम ही खर्च हो पाई है। ये है स्थिति। गंगा के किनारे 10 शहरों में से 8 का पानी नहाने के लायक नहीं बचा है, ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ 10 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने की बात कही जा रही है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। नमामि गंगे के तहत तकरीबन 90 योजनाओं को अंजाम देना था, जिनमें से अब तक सिर्फ 48 योजनाओं को ही अंजाम दिया जा सका है। अब जरा आप ये बताइए, ये तो है सरकारी लापरवाही जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बुनियादी सवाल हमारी मानसिकता पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता को मिशन बनाया और ये दुनिया भर ने इसकी तारीफ की, क्योंकि जो भी कोई हिंदुस्तान आता है वो यही कहता है ये देश कितना गंदा है, कितना बदबूदार है। और हमें वाकई में इस बात पर लगता है कि गर्व होता है कि हम बड़े गंदे लोग हैं। अगर नहीं होता तो बताइए, 4 साल के इस तमाम सरकारी मिशन के बाद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हम आज इतने गंदे क्यों रहते हैं? हमारे तमाम सरकारी अधिकारी ये पैसा कहां डकार जाते हैं कि आज गंदगी चारों तरफ हमारे फैले रहती है और हम उफ तक नहीं करते, क्योंकि हमें इस गंदगी की आदत हो गई है। गंदा अच्छा लगने लगा है। काशी में हर दिन लाखों लोग जुटते हैं। गंगा आरती का खूबसूरत नजारा देखते ही बनता है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी पीएम मोदी वाराणसी की संस्कृति से रूबरू कराते हैं। जापान के पीएम शिंजो आबे भी काशी की खूबसूरती को निहार चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज दिखावे के लिए किया जाता है? क्या काशी को खूबसूरत दिखाने के लिए झूठा दिखावा किया गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के वाराणसी दौरे के बाद की तस्वीरें जिस तरह से सामने आई, उसने ये सवाल फिर से हुक्मरानों के सामने खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं। बहुत गंदगी दिखाई दे रहा है। देखिए फिर कल के, जब कल इतने सुंदर बना हुआ था, आज कुल गंदगी हो गया, फिर से उसे हो गया। ऐसा होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कोई वीआईपी आए तो ही ऐसा हो, साफ सफाई से रहे। हमेशा ही होना चाहिए, हर जगह ऐसा होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जब कोई वीआईपी लोग आते हैं तो उसकी साफ सफाई अच्छी से होती है, चले जाने के बाद फिर वही उस तरह से होता है। तो इसमें पब्लिक का भी दोष है। ऐसा नहीं है कि सरकार हर जगह बैठी रहेगी, सबका इसमें कर्तव्य बनता है कि साफ सफाई की तरफ ध्यान दे। सवाल सिर्फ काशी में गंगा के मैली होने का नहीं है। सवाल यह है कि गंगा में उसके उद्गम स्थल के बाद से ही गंदगी मिलनी शुरू हो जाती है और हरिद्वार पहुंचते पहुंचते गंगा दूषित हो चुकी होती है। गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर कचरा रोज गिरता है। अकेले वाराणसी की गंगा में छोटे बड़े लगभग 40 से ज्यादा नालों का पानी आकर मिलता है, जिसकी वजह से गंगा का पानी जहरीला हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक हर रोज गंगा में 20 लाख से ज्यादा लोग धार्मिक स्नान करते हैं, जिसके कारण भी गंगा दूषित होती है। अब सवाल यह है कि गंगा की सफाई के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च तो कर रही है, लेकिन साफ सफाई को लेकर ना तो प्रशासन और ना ही स्थानीय लोग जागरूक नजर आते हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें यही कहानी कह रही है। टीम न्यूज़ नेशन। राइया बात करते हैं मिशन 2019 की, जिसे लेकर विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ उनके सहयोगी अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह, इन दोनों के सामने ऐसा लगता है जैसे कि विपक्ष का कोई भी कार्ड चलने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज रात्रि भोज के अवसर पर 19 दल और उनके प्रतिनिधि मुलाकात कर रहे हैं 10 जनपद पर, यानी कि सोनिया गांधी के निवास पर। ऐसे में प्रमुख नेता वहां पर मौजूद हैं। एनसीपी के नेता शरद पवार वहां पर हैं, उसके साथ साथ शरद यादव भी वहां पर मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं।
मायावती को न्योता भेजा जरूर गया था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई हैं। सतीश चंद्र मिश्रा यहां पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव की जगह रामगोपाल यादव सोनिया गांधी की इस दावत में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस तरह से तमाम अन्य नेता हैं। कनिमोझी को अभी आप देख रहे हैं जो कि इस मीटिंग में पहुंची हैं। इसके साथ साथ अन्य नेता भी यहां पर मौजूद हैं। 19 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सोनिया गांधी के निवास पर आज विपक्षी एकता और इस पूरे विपक्षी एकता को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पर मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर पक्ष ये कोशिश कर रहा है समझने की कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ मुकाबला किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई कितना इकट्ठा हो जाए, दल इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जनता का दिल नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सोनिया जी कितना डिनर खिला दें, देश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और जनता के दिल में बस रहे हैं। 2019 का भी चुनाव जीतेंगे और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ही कई साल सरकार रहने वाली है। अच्छी बात है जब विपक्षी दल एकजुट हों, जो कम से कम कुछ मुद्दों के ऊपर एक राय होकर एक कदम उसके खिलाफ उठाया जाए, तो ये अच्छी पहल है। और 2019 या 18 जब भी चुनाव हो लोकसभा के, उसके लिए भी एक अच्छी शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है, विपक्षी एकता के रूप में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल मिलकर एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ऐसा मुनासिब होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होती हैं तो इससे कम से कम उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष की एकता सबसे ज्यादा अगर एक जगह पर दिखाई दे रही है तो वो है संसद भवन। तकरीबन 1.5 हफ्ता बीत चुका है बजट सत्र के इस दूसरे अध्याय में, लेकिन संसद में आज तक एक पैसे का भी काम नहीं हो पाया है। विपक्ष नीरव मोदी के मामले पर लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है 193 नियम के तहत इस पर चर्चा की जाए, जबकि सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। सरकार दूसरे नियम के तहत चर्चा करना चाहती है। दूसरी तरफ टीडीपी के सांसद विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में न तो कोई बातचीत हो पा रही है, न कोई बिल पास हो पा रहा है, न संसद चल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो अभी लोकसभा और राज्यसभा में लंबित हैं, जो कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। 21 बिल हैं जो कि आज लोकसभा में लंबित हैं और राज्यसभा में 39 बिल हैं जो कि लंबित हैं। सरकार को फाइनेंस बिल भी पारित कराना है, क्योंकि फाइनेंस बिल को पारित नहीं करा पाए अगर सरकार, तो फिर वित्तीय वर्ष में कहां से पैसा आएगा। इंडियन मेडिकल काउंसिल के ऊपर बिल है जो पेंडिंग है। अचल संपत्ति अधिग्रहण बिल राज्यसभा में पेंडिंग है। विसिल ब्लोअर संरक्षण बिल फंसा पड़ा हुआ है। मोटर वाहन संशोधन बिल अभी तक फंसा हुआ है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार निवारक संशोधन बिल 2013 लटका पड़ा है अभी तक। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जिस पर लगातार चर्चा होती है, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कानून में तब्दील होते दिखाई नहीं दे रहे। और हर मिनट 30,000 रुपए संसद को चलाने में खर्च होते चले जा रहे हैं। अब आप सोचिए कितने करोड़ रुपए पानी में बह गए जो हम टैक्स के तौर पर सरकार को दे रहे हैं। जो शैली है वो अभी भी जारी है। कांग्रेस लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस लोकतंत्र के सबसे बड़ा पंचायत संसद को चलाना नहीं चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा फर्ज है, कमिटमेंट है, बद्धता है। हम हाउस चलाने के लिए हरगिज कोशिश करेंगे। जब एडजर्नमेंट मोशन पेंडिंग है और उसका हम ये चाहते थे कि रूल 193 में जो हमारे शब्द है उस शब्दों के अनुसार ही आप चर्चा कर लीजिए, लेकिन वो भी नहीं करे। ये जो सारी चीजें वो कर रहे हैं दिखावे के लिए कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये कदम उठा रहे हैं, तो और दूसरों को ये पाठ पढ़ा रहे हैं। आज संसद की कार्रवाई पर एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि केंद्र सरकार के सामने है।
हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 44 सांसद हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दलों के मिलाकर 282। तो क्या सिर्फ 44 सांसद संसद की कार्रवाई को इस तरीके से बाधित कर रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई चल ही नहीं पा रही है? क्या सिर्फ 44 लोगों की आवाजें 282 लोगों की आवाजों पर भारी पड़ रही है? जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष संसद को चलने देना चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि हमारा और आपका पैसा बस यूं ही पानी में बहता चला जाए। आइए एक और बड़ी खबर आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। दिल्ली के व्यापारियों ने आज सीलिंग को लेकर पूरी दिल्ली में जगह जगह धरना प्रदर्शन किया है। शटर डाउन कर व्यापारी बाजार को बंद कर सड़क पर उतर आए हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही है और ऐसे में इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। इस पर भी जबरदस्त तरीके से राजनीति की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो समाधान सामने रखा जा रहा है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। वो तमाम इलाके जो रेसिडेंशियल इलाके हैं, जहां पर लोगों के रहने की जगह है, वहां पर दुकानों को खोले जाने के प्रावधान को कैसे अनुमति दी जा सकती है? कैसे मूलभूत परिवर्तन कर दिया जाए और कहा जाए कि जहां जहां घर हैं वहां वहां आप दुकान खोल सकते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी? यह समाधान अपने आप में बड़ा ही बेमायने है, लेकिन यही समाधान एलजी सामने लेकर आ रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को एलजी के सामने घुटने टेक देने चाहिए? क्या तमाम वो लोग जो आरएडब्ल्यूज के जरिए अपनी बात को मजबूती से सामने रख रहे हैं उन्हें चुप हो जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यापारी समूह अपनी दादागिरी कर रहा है? दिल्ली का शटर डाउन, देश की राजधानी में व्यापारियों का हल्ला बोल, रोजी रोटी पर संकट तो सियासत के उलझे सवाल। बीजेपी इस पे राजनीति ना करे बल्कि इसके समाधान निकालने की कोशिश करे। दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर किस कदर संग्राम छिड़ा है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। बाजार बंद में कमोवेश पूरी दिल्ली का शटर डाउन कर व्यापारी सड़क पर उतरे और हुंकार भरी। दिल्ली के पांडव नगर में सीलिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन व्यापारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि सीलिंग को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। देखो जी, बंद नहीं होगी तब भी विरोध करते रहेंगे क्योंकि एकदम रोजी रोटी का सवाल है। ज्यादा नुकसान हो रहा है और अगर सीलिंग नहीं रुकी तो कम से कम 20-30 लाख लोग जो है रोड पे आ जाएगा। उनके पास में रोजगार नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बुरा हाल हो जाएगा दिल्ली का। दिल्ली में व्यापार संगठनों के महाबंद को आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन तो मिला, लेकिन सर्वदलीय बैठक में एक सुर नहीं मिले। केजरीवाल के घर सर्वदलीय बैठक से बीजेपी नदारद रही, जबकि बैठक में शामिल हुई कांग्रेस पार्टी के सुझाव से दिल्ली सरकार सहमत नजर आई। सीलिंग को रुकवाने के लिए जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी वो हर प्रयास करेंगे मिलके। उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद भी रहेंगे, उसमें कांग्रेस के सांसद भी साथ देंगे। 85 दिन के बाद में उनकी आंख खुली है। 351 सड़कों का एक लंबे समय तक अपने पास उन्होंने रोक के रखा। वो केवल राजनीति करते हैं। ऐसे समय के ऊपर क्राइटेरिया पहले बताया जाए कि किस वजह से सीलिंग की जा रही है, लोगों को पता रहे। अभी अफरा तफरी का माहौल है। आज के व्यापार बंद से लगभग 1800 करोड़ रुपए के कारोबार पर असर पड़ा है। इससे सरकार को लगभग 250 करोड़ के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। संसद से सड़क तक सीलिंग के मुद्दे पर राजनीति तो परवान पर है, लेकिन समाधान शून्य। सीलिंग का मुद्दा अब लगातार राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बीजेपी का सर्वदलीय बैठक में ना आना ये संकेत देता है कि बीजेपी केजरीवाल सरकार का साथ नहीं देगी सीलिंग के मुद्दे पर। हालांकि कांग्रेस ने साथ दिया है। जाहिर तौर पर अब बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी सीलिंग का मुद्दा हल हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। अयोध्या के जमीन विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल से शुरू होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस सुनवाई को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के अंत तक पहुंचना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरा देश भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिरकार क्या होता है फैसला। लेकिन जिस तरह की राजनीति राम मंदिर के सुनवाई के साथ ही शुरू हो जाती है, कल का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्या वाकई में सुनवाई आगे बढ़ पाएगी या एक बार फिर कुछ एक महीनों के लिए सुनवाई ठप्प हो जाएगी? अयोध्या विवाद में सुलह, सफाई और सियासत का दौर चला। श्री के बयान पर वार पलटवार का सिलसिला भी चला और अब पूरे देश की नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिक गई हैं,
जहां कल से अयोध्या विवाद में सुनवाई शुरू हो रही है। दरअसल इससे पहले 8 फरवरी को सीजेआई दीपक मिश्रा ने साफ किया था कि वो इस मामले को जमीन विवाद के तौर पर देखेंगे। इस मामले में अब कोई नया पक्षकार नहीं जुड़ेगा। अब कोर्ट में निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी दलीलें रखेगा। डे टू डे होगी नहीं होगी ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द सुनवाई हो, फैसला हो, मुल्क में अमन और चैन रहे। हमेशा ये नियत रखें कि हिंदुओं में कभी कलह ना बनने पावे, कोई दंगा ना होने पावे। रामलला बनाने का हमेशा प्रयास करें तो अच्छी बात है, लेकिन सद्भावना प्रेम बनाए रखना भी अत्यावश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सभी पक्षों को सुलह का सुझाव दिया था। इसके बाद लिविंग ऑफ आर्ट के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात भी की। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में राम मंदिर और लखनऊ में मस्जिद का मसौदा दिया, जिस पर सुन्नी पक्षकार तैयार नहीं हुए। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सलमान नदवी ने मंदिर का फॉर्मूला दिया, जिस पर भी बात नहीं बनी। नतीजा हुआ कि अब नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आकर टिक चुकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हम सब जानते हैं कि मार्च का महीना और ऐसा लग रहा है कि गर्मी आपको बस लीले चली जा रही है और जून जुलाई के महीने के नाम पर तो अभी से पसीने छूटने लगे हैं। लेकिन अगर आप इसे पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज स्थिति वाकई में बड़ी विकट होती दिखाई दे रही है। वो तमाम देश जो आज दक्षिणी ध्रुव पर हैं, जब आप वहां देखते हैं जहां पर अब ठंड आने लगी है और ठंडे मौसम की वजह से वहां पर बर्फ मोटे और बड़े पैमाने पर दिखाई दे सकती है, वहां पर जब ग्लेशियर का बड़ा बड़ा हिस्सा टूटकर समुद्र में गिरता हुआ दिखाई दे, जैसा कि दिखाई दे रहा है अर्जेंटीना और इस तरह के तमाम देशों के पास तमाम ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यह प्रदर्शित करता है कि सब कुछ आज हमारे पृथ्वी के साथ ठीक नहीं है। और ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि आज तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत दूर की बात नहीं है, ये एक वास्तविकता है जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। क्या हम वाकई में बच पाएंगे? 10 सेकंड के अंदर बुलंदी के साथ खड़ा बर्फ का पहाड़ पानी में तब्दील हो जाता है। इस तस्वीर को फिर से देखिए और दुर्लभ वाकया देखने के मौके पर मौजूद लोगों के रोमांच को महसूस करिए। अब एक और तस्वीर देखिए। यहाँ ग्लेशियर के अंदर प्राकृतिक रूप से यह आर्क ब्रिज बना हुआ है। इसके अंदर से पानी बह रहा है और फिर देखते ही देखते इस नेचुरल ब्रिज का अंदरूनी हिस्सा टूट टूट कर गिरने लगता है। ये तस्वीरें पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के करीब के देश अर्जेंटीना की। यहाँ के पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर में हर साल ये नेचुरल आर्क ब्रिज बनता है, क्योंकि इस ग्लेशियर का एक मुहाना लेगो अर्जेंटीना नाम की झील में घुसा है। ग्लेशियर का यह हिस्सा सर्दियों में आगे तक बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही झील के पानी का दबाव ग्लेशियर पर पड़ता है तो वहां एक सुराख बन जाता है और फिर वो आर्क ब्रिज की तरह दिखने लगता है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी का फैलाव बढ़ता जाता है और नेचुरल आर्क ब्रिज टूटता जाता है। अर्जेंटीना के पैटागोनिया रीजन के इस ग्लेशियर के साथ लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क बना हुआ है, जो सेंटा क्रूज प्रांत में आता है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तकरीबन 250 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस ग्लेशियर का ये हिस्सा हर साल टूटता है, लेकिन 2016 में ये पूरी तरह टूटकर गिर गया था। टीम न्यूज़ नेशन। अर्जेंटीना के पेट्रोमोनी ग्लेशियर का बनना और पिघलना एक कुदरती प्रक्रिया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तरह से पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर आज जो तमाम ग्लेशियर मौजूद हैं वो बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं। अर्जेंटीना के इस ग्लेशियर की तरह हम तमाम ग्लेशियर्स नहीं हैं, लेकिन हम दोनों ध्रुवों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की बात करें या दक्षिणी ध्रुव की बात करें, हर जगह आज बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिणी ध्रुव में अब 6 महीने की ठंड का मौसम है, इसके बावजूद वहां बर्फ के पिघलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। और यह प्रदर्शित करता है कि कैसे आज जो तमाम आइस शेल्फ हैं, यानी कि बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें जिन्हें आप पृथ्वीनुमा रूप, धरतीनुमा रूप कह सकते हैं, आइस शेल्फ्स, उसका बड़ा से बड़ा हिस्सा लगातार समुद्र में टूटकर गिर रहा है। चिंता इसलिए बढ़ रही है।
धरती के ध्रुव पर दिल्ली से 2 गुना बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर समंदर में मिल गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर के पिघलने की दर तेजी से बढ़ रही है। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है, जरा इन तस्वीरों से समझिए। पृथ्वी के ध्रुव की सीध में ऊपर से देखिए तो पृथ्वी का यह दक्षिणी ध्रुव है। इसी के आसपास अंटार्कटिका का वो हिम क्षेत्र है जो ग्लेशियर से भरा पड़ा है। अब इस तस्वीर में अर्जेंटीना और चिली के पास का ये जो हिम क्षेत्र है उसे ही लार्सन आइस शेल्फ कहा जाता है। इसी ग्लेशियर का हिस्सा पिछले दिनों टूटकर गिर गया। इस ग्लेशियर में पड़ने वाली दरारों का पता काफी पहले चल चुका था। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई थी कि ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने वाला है, लेकिन कैसे इस ग्लेशियर में 7 सालों के अंदर करीब 250 किलोमीटर लंबी दरार आई, उसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। 7 साल पहले 2010 में लार्सन आइस शेल्फ के इस हिस्से में करीब 70 किलोमीटर लंबी एक दरार दिखी थी। 2014 यानी 4 साल के अंदर यह दरार करीब 125 किलोमीटर तक लंबी हो गई। 2016 में यह दरार करीब 20 किलोमीटर और लंबी हुई। जनवरी 2017 में जब देखा गया तो यह दरार बढ़कर करीब 200 किलोमीटर लंबी हो चुकी थी। ये आइस शेल्फ वो विशाल हिमखंड होते हैं जो ग्लेशियर से टूटकर समंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। इनकी मोटाई 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। आइस शेल्फ्स का इस तरह से टूटना अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आज धरती का तापमान किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। हमने अभी आपको दक्षिणी ध्रुव की बात की, यानी कि एंटार्क्टिक सर्कल की बात की। आइए अब जरा आर्कटिक सर्कल का भी नजारा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 12 देशों के 85 वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के हालात पर यह रिपोर्ट तैयार की है और हर साल तैयार करने वाली इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले साल यानी कि 2017 में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ी कि 117 साल में इतनी गर्मी नहीं थी। जाहिर सी बात है इसका प्रकोप वहां पर बर्फ पर पड़ेगा ही, गर्मी बढ़ेगी ही। क्या होने जा रहा है हमारी दुनिया का स्वरूप, अब जरा देखिए। 2017 के मार्च से लेकर जुलाई के बीच कैसे उत्तरी ध्रुव के करीब आर्कटिक के ग्लेशियर कम होते गए, उसी की तस्वीर है ये। ग्लेशियर के पिघलने और समंदर पर बर्फ की पिघलती चादर की ये तस्वीर साबित करने के लिए काफी है कि 2017 का साल पिछले 117 साल में दूसरा सबसे गर्म साल था। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की आर्कटिक रिपोर्ट की माने तो 1980 के दौरान आर्कटिक के ग्लेशियर का फैलाव करीब 95 लाख वर्ग किलोमीटर का था, जो 2017 में घटकर महज 65 लाख वर्ग किलोमीटर तक रह गया है। ग्लेशियर के पिघलने और समंदर के ऊपर तैरती बर्फ की परत पतली होने के पीछे जो वजह है उसकी भी तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में दिखता है कि 19वीं सदी और 21वीं सदी के बीच धरती के तापमान का अंतर कितना बढ़ा है। 1901 में धरती के कुछ हिस्से जो हल्के पीले रंग के दिख रहे हैं वो औसत से ज्यादा गर्म थे, लेकिन 2017 में उससे भयानक तस्वीर तकरीबन पूरी पृथ्वी पर नजर आ रही है। 2017 में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक मार्च में जब सबसे ज्यादा बर्फ होती है वो भी रिकॉर्ड स्तर पर कम थी, और सितंबर में जब सबसे कम बर्फ होती है वो भी रिकॉर्ड स्तर पर कम थी। इतना ही नहीं, समंदर के ऊपर जो ग्लेशियर की परत तैर रही है वो भी अब तक की सबसे कम मोटाई की रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक समंदर पर तैर रही 1 साल पुरानी बर्फ का फैलाव 1985 में 45% तक था, जो 2017 में महज 21% बचा है। उत्तरी ध्रुव पर बढ़ती गर्मी का हाल ये है कि आर्कटिक के आसपास अगस्त 2017 में पूर्वी हिस्से में समंदर की सतह का तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया है। जाहिर है जिस रफ्तार से धरती के ध्रुवों पर तापमान बढ़ रहा है उससे ग्लेशियर ही नहीं पूरी धरती के मौसम चक्र पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। टीम न्यूज नेशन। और पूरी धरती के बढ़ते तापमान की वजह से आइए अब आपको दिखाते हैं कि हम हिंदुस्तान में आज कितनी बड़ी कीमत अदा करने जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि ये वो तमाम जगहें हैं जहां बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है इस साल। जी हां, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय आंध्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात,
ये राजस्थान, ये तमाम ऐसे राज्य हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान का भू इलाका 1.8%, माफ कीजिएगा 1.8 डिग्री तापमान को ज्यादा झेलता दिखाई देगा, यानी कि तकरीबन 2 डिग्री तापमान बढ़ने के आसार हैं। यानी आमतौर पर अगर दिल्ली में गर्मी औसतन 47 डिग्री के आसपास रहती थी गर्मी के महीनों में, तो इस बार तापमान 49 डिग्री के आसपास रहने की आशंका जताई जा रही है। ये 2 डिग्री तापमान बढ़ना कितना भयानक होगा, ये तब पता चलेगा हम सबको जब वाकई में स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती दिखेगी। पंजाब में भी आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति है और इस बुरी स्थिति के लिए और कोई नहीं बल्कि हम सब लोग ही जिम्मेदार हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूज नेशन पर ही कई बार हमने इस बार जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, यहां तक कि फरवरी के महीने में आपको कई तस्वीरें दिखाई जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बर्फबारी औसत से बहुत कम हुई है? जी हां, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बर्फबारी जब हुई तो बहुत तेज हुई, लेकिन औसत के हिसाब से देखें तो औसत से बहुत कम हुई है। इसकी वजह से जो हिंदुस्तान के तमाम पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर इस साल आशंका जताई गई है कि पानी की भयंकर कमी होने जा रही है। इसके साथ साथ मौसम विभाग के हिसाब से और अंतर्राष्ट्रीय मौसम अनुमानों के हिसाब से माना जा रहा है कि इस साल हिंदुस्तान में बारिश भी कम होगी, मानसून अच्छे नहीं होने वाले हैं, गर्मी बढ़ेगी, पानी कम होगा, पानी पीने को कम मिलेगा। जरा सोचिए हम कहां जा रहे हैं। इस साल हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर बर्फबारी की तस्वीरें तो आईं, लेकिन औसतन बर्फबारी कम हुई है। चाहे हिमाचल की बात हो या उत्तराखंड की पहाड़ियों की बात हो, इस साल पर्यटक भी बर्फबारी का नज़ारा देखने को तरस गए। और तो और सर्दियां खत्म होते होते महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक जैसी ओलावृष्टि हुई है वो आने वाले दिनों में मौसम के अच्छे लक्षण के संकेत नहीं है। इस साल भीषण गर्मी के पूर्वानुमानों को लेकर मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से मई के बीच कोई प्रभावी सिस्टम नहीं दिखता है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी को लेकर किए गए पूर्वानुमान में ग्लोबल वार्मिंग ही एक बड़ा कारण नजर आती है। एक और भीषण गर्मी बढ़ने की भविष्यवाणी है तो दूसरी ओर अमेरिका की एक निजी संस्था के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक कहा गया है कि 2018 में भारत में मानसून सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है, क्योंकि जून 2018 के बाद अल नीनो पैटर्न विकसित होने की संभावना बढ़ रही है। आपको बता दें कि अल नीनो के विकसित होने पर एशिया के कुछ हिस्सों में सूखे के हालात पैदा होते हैं। ऐसे में इस भविष्यवाणी के बाद भारत के मानसून को लेकर आशंका बढ़ चुकी है। वैसे पिछले साल भी मौसम विभाग के 98% मानसून के अनुमान से कम जून से सितंबर के बीच 95% बारिश ही हो पाई थी। टीम न्यूज नेशन। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे इस बार बारिश के कम होने के आसार हैं। बर्फ कम पड़ी है इसलिए पहाड़ी इलाकों में पानी मिलेगा नहीं। अब आपको दिखाते हैं ये तस्वीर कि पानी हम बर्बाद कैसे करते हैं। हम सब जानते हैं कि गुजरात के कच्छ के इलाके में पानी न के बराबर मिलता है, लेकिन यहाँ पर पाइपलाइन फट जाने की वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। ये तस्वीर भरूच इलाके की है जहां पाइपलाइन फटने की वजह से पानी का एक विशाल फवारा फूटा। 2 जगहों पर पाइपलाइन टूटे हैं और चंद घंटों में ही लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। हालांकि इसके मरम्मत की कोशिश की गई है, लेकिन जो पानी बर्बाद हुआ उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं किया जा सकता। और आज की बड़ी खबर एक और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इस हमले में 9 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है। सवाल यह है कि आखिरकार ये नक्सली हमले हमारी सरकार पर एक बड़ा प्रहार क्यों ना माना जाए, क्योंकि जिस तरह से सरकारें लगातार नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, उसके बावजूद नक्सली अपनी बात पर अड़े हैं, तो क्या सरकारें आज आम लोगों के सामने निष्क्रिय और विफल होती दिख रही हैं? छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का कोहराम, लैंडमाइन ब्लास्ट के जरिए बड़ा हमला, हादसे में 9 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी ताकत दिखाई है। नक्सलियों का हमला सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके में हुआ है। ब्लास्ट लैंडमाइन के जरिए किया गया है। इस दौरान नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। नक्सलियों और जवानों के बीच 4 बार फायरिंग की खबर है। घायल जवानों को रायपुर लाया गया। जो कुछ भी हुआ है कि बहुत दुखद है, लेकिन हमारे सारे जवान पैरामिलिट्री फोर्स के, सीआरपीएफ के सारे जवान बड़ी बहादुरी से अपने काम का अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने घात लगाकर न केवल हमला किया, बल्कि आईईडी प्रूफ व्हीकल को भी ब्लास्ट कर उड़ाया।
आईबी का अलर्ट था। अभी 10 लोगों को बीजापुर में मार गिराया गया है और जो एरिया है किस्टाराम और पेलोडी का वो आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ा नक्सलियों का गढ़ है। वहाँ पर किसी तरह के इंटेलिजेंस इनपुट की ज़रूरत नहीं है। रोज़ वहाँ एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, रोज़ घटनाएं होती हैं। आज सुबह भी गोली चली थी, कल भी चली है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों के कुछ बड़े कमांडर मारे गए थे, जिसके बाद नक्सलियों ने यह हमला किया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस हमले के पीछे नक्सली कमांडर हिडमा का हाथ हो सकता है। फिलहाल इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बलों की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की तरफ आज मेट्रो ने एक जो काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में 7 मेट्रो की लाइनें हैं, लेकिन अब एक नई मेट्रो लाइन है जो इन 7 मेट्रो लाइन को एक साथ जोड़ती हुई दिखेगी। यानी कि दिल्ली के कोने कोने तक अब पहुंच पाना आसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो तमाम ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो के एक जाल की वजह से आप एक शहर के कोने से दूसरे कोने तक बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली में यह अभी तक मुमकिन नहीं था। चलिए कुछ राहत तो मिली। राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो एक बार फिर नई सौगात लेकर आ रही है। उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की दूरी को कम करने का काम सौंपा गया है पिंक लाइन को, जहां से घंटों की दूरी मिनटों में तय की जा सकेगी। दिल्ली मेट्रो का फेज 3 रूट करीब 59 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 22 किलोमीटर लंबी लाइन की शुरुआत 14 मार्च से होगी। मजलिस पार्क से साउथ कैंपस के बीच इस रूट में 12 स्टेशन होंगे। फेज 3 में दिल्ली की सबसे लंबी मेट्रो कॉरिडोर पिंक लाइन का एक अहम हिस्सा आम जनता के लिए शुरू होगा। इससे दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस के छात्रों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही रिंग रोड के यात्रियों को भी ट्रैफिक से निजात मिलने की उम्मीद है। ये 20 किलोमीटर का सेक्शन अभी हम खोल रहे हैं, 20.56। इसमें 12 स्टेशन हैं, उसमें से 4 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं और बाकी एलिवेटेड स्टेशंस हैं। ये सेक्शन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिंग रोड के साथ है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी हमें चैलेंजेस आए, बिकॉज रिंग रोड पे आप लोग जानते हैं कि हेवी ट्रैफिक चलता है, तो वो हेवी ट्रैफिक को हमने कभी नहीं रोका और इन स्पाइट ऑफ दैट हेवी ट्रैफिक हम लोग वी कंटिन्यूड आवर कंस्ट्रक्शन। इस पूरे रूट पर ड्राइवर लेस मेट्रो दौड़ेगी। साथ ही मेट्रो के कोच में कई नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। एयरपोर्ट की तर्ज पर राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर ट्रेवलेटर की सुविधा भी शुरू की गई है। मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर अब आपको ट्रेवलेटर्स का भी आनंद और यूं कहें कि इसके जरिए सफ़र की सुविधाएं मिल सकती हैं। और ये राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर हम आपको देखें कि इंटरचेंज के लिए ट्रेवलेटर्स लगाए गए हैं, यानी पैसेंजर्स को ठीक जो एक तरह से फ़ायदा या यूं कहें कि सुविधाएं तमाम एयरपोर्ट पर मिलती हैं, वो मेट्रो स्टेशन पर भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, इस रूट पर दिल्ली का सबसे ऊंचा मेट्रो पुल भी तैयार किया गया है, जिसकी ऊंचाई 7 मंजिला इमारत के बराबर है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उत्तराखंड के ऋषिकेश के एक होटल के अंदर जबरदस्त आग लगी है। हम आपको ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला इलाके के तपोवन की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये इमारत पूरी तरीके से आग से जल गई। ये होटल NH 58 पर है, जहां दोपहर में अचानक आग लगी। होटल में बड़ी संख्या में पर्यटक भी ठहरे हुए थे। सबों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस होटल में आग इतनी तेज से भड़की कि होटल में आग बुझाने के उपकरण भी वहां पर मौजूद नहीं थे और जब तक दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंचती तब तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था। यानी कि अब अगर आप किसी होटल में रहें तो ज़रा संभल कर रहिएगा।